नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने जो हिमालय की नदियां थी, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को विस्तार से जाना, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन नदियों की सहायक नदियां कौन सी है, एक एक करके सबके बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, ताकि आज वाले वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो जो नदियां बह रही हैं, उनका एक एक करके विस्तार से जानेंगे। आज आप हेडिंग डाल दीजिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आप हेडिंग डाल दीजिए क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, आप आज की हेडिंग क्या होगी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो इसमें हम लोग इस वीडियो को पूरा ना एक में ना करके दो हिस्से में करेंगे। एक में हम लोग जो अरब सागर में बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग किसकी बात करेंगे, आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है वो, और दूसरी जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं आप, अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। मैप में आप स्थिति बताऊंगा, फिर एक एक करके सबकी विशेषताएं, कौन सा उद्गम स्थान है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, एक एक करके उद्गम क्षेत्रों के अलावा हम लोग उसकी कोई मुख्य विशेषता तो नहीं है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर में आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपको दिख रही है जो नदी है, लूनी नदी। ठीक है, अभी आपको इतना देखना, इनकी सबकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, लूनी नदी, ये है साबरमती नदी। ठीक है, ये है माही नदी, ये नर्मदा नदी, ये तापी नदी, और ये है मांडवी नदी और जुआरी नदी जो कि गोवा में है। आगे देखिए, जो कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावेली। शरावती और गंगावेली नदियां कहां प्रवाहित होती है, कर्नाटक से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो केरल में है, केरल में पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। तो अब हम लोग एक एक करके सबकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को मैंने हिमालय की नदियों को तो एक एक करके पूरा बता दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए 1 नंबर पर, लूनी नदी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसकी विशेषताएं, उद्गम क्षेत्र कौन से राज्य से संबंधित है, एक एक करके। तो लूनी नदी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका विस्तार कहां से कहां पर है। तो विस्तार की बात करें तो दोस्तों, इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, एक तो राजस्थान में, दूसरा गुजरात में। पहला तो ये आपका विस्तार आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, विस्तार या प्रवाह का जो कौन कौन से राज्य से होकर इसका प्रवाह होता है, कौन कौन से, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, गुजरात का कौन सा हिस्सा आ जाता है यहाँ पर, कच्छ का रण का ये जो क्षेत्र है, ये तो आपको पता है सौराष्ट्र है, लेकिन ये कच्छ का रण का क्षेत्र है, यहाँ तक इसका विस्तार हो गया। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका उद्गम क्षेत्र कहां से हो रहा है, तो इसका उद्गम क्षेत्र है उत्तरी राजस्थान में। किसके, ये देखिए यहां से हो रहा है, तो उत्तरी, आपको पता है यहां से यहां तक, यहां पर है राजस्थान, तो उत्तरी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से, उत्तरी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से प्रवाहित होकर जो राजस्थान में आपको पता है सांबर झील है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार की खारे पानी की झील है, राजस्थान की मुख्य झीलों में भी इसका नाम आता है। तो ये आपको मैंने ब्लैक डॉट में बता रखा है, ये क्या है, सांबर झील है। तो लूनी नदी अरावली पहाड़ियों से प्रवाहित होकर आगे सांबर झील से होते हुए कहां प्रवेश कर रही है, गुजरात के सौराष्ट्र में विलुप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्त आपको पता है गुजरात का ये जो क्षेत्र होता है दलदली क्षेत्र है। तो इस नदी की क्या क्या विशेषता होगी, इसका विस्तार है जो कहां से कहां तक है, राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है। उद्गम क्षेत्र कहां से हो रहा है, अरावली पहाड़ी से होते हुए सांबर झील से होते हुए आगे ये सौराष्ट्र में दलदली क्षेत्र है, उसमें या कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। क्लियर हो गया। तो एक प्रकार से इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि लूनी नदी एक ऐसी है जो कि अरब सागर में गिरने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, मतलब अरब सागर में नहीं गिरती है।
क्लियर हो गया। लूनी नदी का क्या हुआ, अरब सागर में नहीं गिर रही है। तो ये इसकी और विशेषता होगी। इसकी तीन तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका विस्तार, राजस्थान और गुजरात, गुजरात में कौन सा, कच्छ का रण, ठीक है, जो कि एक दलदली क्षेत्र है। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि भाई लूनी नदी है एकमात्र एक ऐसी नदी है या एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती, उससे पहले ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिए। इसकी जो तीन विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान रखनी है। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए साबरमती नदी। दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए, बी पॉइंट बना के लिख सकते हैं साबरमती। साबरमती, तो साबरमती नदी की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका उद्गम, कि भाई कौन कौन से राज्य में घूम फिर के इसके विस्तार की बात आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का, आपको पता है ये राजस्थान का सिरा यहाँ से होते हुए बांसवाड़ा का अंतिम सिरा कहां से, बांसवाड़ा के आसपास से होते हुए ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बन रही है। तो साबरमती है जो उदयपुर जिला है, आपको पता है उदयपुर जिले के मेवाड़ से प्रवाहित उद्गम क्षेत्र है। कहां से, मेवाड़ से होते हुए, यहाँ आप मेवाड़ मान सकते हैं, राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात से होते हुए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से मेवाड़ नामक स्थान से प्रवाहित होकर गुजरात से होते हुए कहां पर गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। क्लियर हो गया। देखिए यहां से आप देख सकते हैं मैप में, आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये साबरमती का आपको विस्तार पता होना चाहिए, किस जगह से इसका उद्गम क्षेत्र है, बस ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप 2 पॉइंट और इसके बना, 1 पॉइंट और बना सकते हैं। जो आपको पता है कि भाई गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो इसी नदी के तट पर है, साबरमती का तट है ना, इसी तट पर गांधीनगर है जो इसी साबरमती नदी के तट पर है। क्लियर हो गया, क्या है, गुजरात की राजधानी। ठीक है, इसके अलावा इस पर और क्या हो सकता है, जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर भी कहां पर बसा हुआ है, साबरमती के तट पर। क्लियर हो गया, यहां पर आप मान सकते हैं अहमदाबाद और यहां मान सकते हैं गांधीनगर। ये आप इस प्रकार मैप में लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि कई कबार शहर के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तब आपके दिमाग में यही आना चाहिए साबरमती नदी के तट पर। क्लियर हो गया। ये नदी आगे जाके कहां पर, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। कई कबार स्टेटमेंट बना लेंगे भाई साबरमती नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं वो तो अरब सागर में गिर रही है, नहीं दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये वाला जो एरिया है सब अरब सागर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये का जो आसपास का क्षेत्र ये क्या है, खंबात की खाड़ी है। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे आप तीसरे नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए, एक एक करके हम लोग 2-2 3-3 मुख्य विशेषताएं एग्जाम की दृष्टि से उसको पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आप, कौन सी नदी, माही नदी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माही नदी। आप हेडिंग डाल दीजिए माही नदी। तो माही नदी में आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आपको नदी दिख रही है, ठीक है, ये नदी है जो यहां से जो विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, विंध्य पर्वत से होते हुए, पहले कहां पर, विंध्य पर्वत कहां पर है, विस्तार की बात कर लेते हैं भाई। इसका विस्तार है जो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, फिर ये ऊपर जाके राजस्थान का कुछ सिरा लगता है, राजस्थान, और इसके बाद वापिस गुजरात। क्लियर हो गया, महाराष्ट्र, इसका विस्तार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, फिर ये बंगाल की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नदी। तो अब देखिए सबसे पहले विस्तार की तो बात हो गई भाई, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए राजस्थान में जाती है। मतलब देखिए ध्यान से, ये मैंने बीच में कर्क रेखा जो कैंसर रेखा है, इसको डॉट डॉट लाइन में बता रखा है। तो देखिए एक बार क्या कर रही है, कर्क रेखा राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर काट रही है, ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए वापिस गुजरात में आती है और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी किस राज्य में 2 बार काटती है, राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए। बस ये जो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें 3 आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसका विस्तार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। किस जगह पर काटती है 2 बार, राजस्थान। किसको काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, और आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है, प्रवाहित होती है, ये मान सकते हैं।
ये आपको ये जो कहां से यहाँ कहां से किन क्षेत्र से प्रभावित हो रही है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत कहां से थे आपको पता है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चौथे नंबर पर हेडिंग डालिए माही नदी। तो डी करके मैं इसको साइन कर रहा हूँ, सॉरी माही नदी हो गया। अब चौथे नंबर पर आप हेडिंग डाल दिया, हम लोगों ने लूनी पढ़ लिया, साबरमती पढ़ लिया, माही पढ़ लिया, अब नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में विशेषताएं जानते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही है। आपको मैप में स्थिति पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको विस्तार पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य में है इसका विस्तार, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है, और यूपीएससी जैसे में अटपटे स्टेटमेंट बन सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए इसका विस्तार है, जो आप विस्तार में लिख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और किसमें, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में किसका विस्तार है, नर्मदा नदी का। ठीक है, ये तो विस्तार की बात होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, क्योंकि सवाल जिस प्रकार बनते हैं दोस्तों, मैं उसी प्रकार से स्टेटमेंट को आपको बता रहा हूं। तो सवाल की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, ये वाला जो आपको पता है गुजरात है, यहां तक इसका सिरा आ रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में इसका विस्तार है। अब इसका उद्गम क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है जो आपको मैंने ये ब्लैक डॉट में बता रखा है। और ये वाली जो पहाड़ी है ये है महाराष्ट्र में, क्या नाम है, मैकाल पहाड़ी है। मैंने हिमालय के निर्माण में उसमें पूरा डिटेल में भी बताया कौन कौन सी पहाड़ी है, पहाड़ी वाले और धरे वाले लेक्चर में आप आराम से देख सकते हैं। तो इसका जो उद्गम है मैकाल पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है, क्या नाम है, अमरकंटक। तो अमरकंटक से होते हुए नर्मदा नदी अमरकंटक से होते हुए महाराष्ट्र से प्रवाहित होकर आगे ये गुजरात के, ध्यान से देखिए, ये अमरकंटक की चोटी, ये है मैकाल पहाड़ी। तो यहां से होते हुए ये नदी महाराष्ट्र को पार करके या गुजरात का कुछ सिरा था, गुजरात के भरूच, क्या नाम है, गुजरात के भरूच जिला है, यह क्षेत्र है जो यहां से कहां प्रवाहित हो रही है, कहां गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। तो मुहाना कहां पर, भरूच नामक स्थान या भरूच जिले के आसपास के क्षेत्र में क्या कर रही है, खंबात की खाड़ी में आगे प्रवाहित हो रही है। तो उद्गम क्षेत्र हो गया मैकाल पहाड़ी के जो ऊपर चोटी है, क्या नाम है, अमरकंटक चोटी से होते हुए प्रवाहित, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात के भरूच जिले से किसमें प्रवेश कर रही है, खंबात की खाड़ी में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आपको पता चल गया होगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए आप सारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अलावा आप दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर एक सबसे फेमस जलप्रपात भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस नदी पर जो फेमस जलप्रपात है कहां पर है, यहां पर आपको एक क्षेत्र दिखेगा जबलपुर, क्या नाम है, जबलपुर के जो भेड़घाट, क्या है, जबलपुर के भेड़घाट की जो चट्टान है वहां से क्या है, एक धुआंधार, क्या नाम है, धुआंधार या कपिल धारा, धुआंधार या कपिल धारा जो जलप्रपात है, जो काफी फेमस भी है, कहां पर स्थित है, एमपी में। कहां पर, किसके नजदीक, जबलपुर के पास में, जो भेड़घाट की जो संगमरमर की चट्टान है वहां से धुआंधार जलप्रपात है। तो जलप्रपात क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पर कह सकते हैं, किस नदी के संबंधित है ये, नर्मदा नदी से संबंधित है। और जगह का नाम पूछ ले तो आपको जबलपुर के पास में है, भेड़घाट की जो संगमरमर की चट्टान है वहां से धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात गिरता है। तो जलप्रपात क्या होता है ये भी दोस्त आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जलप्रपात दोस्तों ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहां से अगर नदियां सीधे ऐसे देखिए, यहां से नदी आ रही है और सीधे नीचे गिरना स्टार्ट झरनों के रूप में, आप इसे झरना कह सकते हैं। तो झरने पता है आपको, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जल होता है सीधी नीचे गिरता है। ठीक है, झरने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जलप्रपात क्या हो गए, ये एक प्रकार के जलप्रपात हो गए, पहाड़ियों से जल का नीचे की ओर सीधी रेखा में या नीचे गिरना क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या नाम है, धुआंधार। एग्जाम में आपको पूछ ले धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस नदी पर, नर्मदा नदी की तरफ। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा अगर नर्मदा नदी की विशेषता की बात करें तो नर्मदा नदी की एक और विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत के जो अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो अरब सागर में नदियां गिर रही हैं, ये सबसे लंबी नदी है। आप ऐसे मैप में भी नोट कर सकते हैं, ये छोटी छोटी, ठीक है ना, ये भी छोटी है, ये भी छोटी, सबसे लंबी आपको कुछ यही दिख रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? नर्मदा नदी। क्लियर हो गया? नर्मदा नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर ऐसा सवाल बन जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैंने तो अभी अरब सागर में बात की, अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें जिसमें हम लोग पूर्वी घाट को अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अगले वीडियो पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसमें देखिए अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की पूरी ओवरऑल की बात करें तो तीसरे नंबर पर इसकी लंबाई आती है। अभी तो हम लोगों ने अरब सागर के अकॉर्डिंग इसको बताए हैं, ठीक है। अगर ऐसे बात करें प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदियों के हिसाब से तो तीसरे नंबर पर स्थान आता है। तब आपको पता होना चाहिए किसके बाद? गोदावरी और कृष्णा के बाद में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। हम लोग गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत की अगर नदियों की बात करें तो तीसरे नंबर पर। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं उसके हिसाब से सबसे अधिक लंबाई किसकी है? नर्मदा नदी की। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डाल दीजिए आगे। आगे क्या आएगा? हम लोगों ने लोनी, साबरमती, माही और नर्मदा। अब आप डी या ई पर हेडिंग डाल दीजिए, क्या नाम है? तापी नदी। और एक दोस्त और मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, नर्मदा नदी को किस प्रकार की घाट? भ्रंश घाटियों से बहती है। भ्रंश घाटी क्या है इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। हिमालय के निर्माण या जो दर्या पहाड़ियां बताई उसमें मैंने सारा भ्रंश घाटियों जो हिमालय, अगर एक बात करें नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। अब दूसरी नदी आ जाएगी तापी, ये भी क्या? भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। आप इसमें एक सीधा स्टेटमेंट बना सकते हैं, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, अगर तापी नदी की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले आपका इसको विस्तार पता होना चाहिए, भाई कौन कौन से राज्यों से होके ये प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहले आपको मैप में पता होना चाहिए, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर में, ये है तापी नदी, ठीक है। देखिए मैंने इसका नाम भी यहाँ पर बता दिया, तापी नदी। तो तापी नदी का विस्तार या किन किन राज्यों से होकर प्रभावित हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्य की बात करें तो एक है महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये आपका इसका विस्तार, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों एक ही जगह, मतलब अगर विस्तार की बात करें तो सेम है। क्लियर हो गया? ये तो हो गई इसके विस्तार की बात। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है कि भाई इसका उद्गम क्षेत्र क्या है। तो उद्गम क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर है, ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है यहां से यहां तक, ये वाली आपको पता है ये मैकाल पहाड़ी है, लेकिन ये वाली है जो इसका नाम है महादेव पहाड़ी। क्या नाम है? पहाड़ियों वाले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में बताया, महादेव पहाड़ी। इसका नाम महादेव पहाड़ी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस महादेव पहाड़ी के पास में इससे क्या एक सटा हुआ क्या नाम है? क्या नाम है? बैथून पठार। तो बैथून पठार को आपको समझ में आ गया होगा कि बैथून पठार से निकलती है महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी से एक सटा हुआ क्या नाम है उसका? बैथून पठार है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में बैथून पठार जो कि महादेव पहाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, यहां से ये नदी प्रवाहित हो रही है। क्या नाम है? तापी नदी। तापी नदी है जो बैथून पठार से निकलती है। महादेव पहाड़ी से सटे हुए बैथून पठार से क्या नदी, कौन सी नदी निकल रही है? तापी नदी निकल रही है। ये आपको समझ में आ गई हो। तापी नदी बैथून पठार से होते हुए महाराष्ट्र से, ठीक है ना, आप मैप में एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ से होते हुए ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात। तो गुजरात का ये आपको ये ब्लैक डॉट में मैंने ये बता रखा है, ये क्या है? ब्लैक डॉट में है जो सूरत। तो सूरत से होते हुए सीधे खंबात की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। क्लियर हो गया? सूरत से होते हुए कहां प्रवेश कर रही है? खंबात की खाड़ी में। तो अब सूरत कहां पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने आपको भरूच और जबलपुर बताए, ये दोनों भी नर्मदा नदी पर तट पर है,
लेकिन जो सूरत है किस नदी के तट पर है, ये है तापी नदी के तट पर। तापी नदी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। क्लियर हो गया। कहां से होते हैं, बैतून के पठार, जो कि किससे सटा हुआ है, महादेव पहाड़ी से सटा हुआ है। और आगे नदी 3 क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये नदी है जो ये भी भ्रंश घाटियों से होते बहती है। अब भ्रंश घाटियां क्या है, आप मैं दोस्तों इसको लेक्चर का बड़ा करने के बजाय आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हिमालय के निर्माण और कुछ पर्वतों के बारे में बात की, पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में, उसमें मैंने भ्रंश घाटियों का यहाँ पर एक एक करके विस्तार से अध्ययन किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैकाल पहाड़ी से बैतून पठार से होते हुए तापी नदी खंभात की खाड़ी में गिर रही है। तो ये दो दोस्तों मैंने जो नदियां बताई हैं, ये कौन सी नदियां हैं, ये है पर अरब सागर में तो गिर रही हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं। कई कबार सवाल पूछ लेते हैं तो ऐसे ऑप्शन में लूनी नदी भी डाल देते हैं, तो ध्यान रखना है लूनी नदी किसी सागर में नहीं गिर रही है, वो विलुप्त हो जाती है। कहां पर, कच्छ के रण में। लेकिन खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होगी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। अगर आपको पूछ ले कि भाई खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। क्योंकि दोस्त आगे वाली जो नदियां हैं ये अरब सागर में तो गिर रही हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट से प्रभावित हो रही है। वैसे तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा ही है, लेकिन जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट का जो ढाल के अकॉर्डिंग जो नदियां फटाफट मतलब तीव्र ढाल के कारण जो जल्दी मतलब प्रभावित हो रही हैं, जल्दी सागर में गिर रही हैं, तो उनके बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने जो मुख्य चीजें थी वो सारी बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई नया पॉइंट मिले तो आप इसमें ऐड कर लेना। करंट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई योजना लागू हो तो आप मैप के माध्यम से लोकेट करें और करंट के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। एग्जाम में इसके अलावा क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, यहाँ से लूनी, साबरमती, माही और नर्मदा, तापी। क्रोनोलॉजी के यूपीएससी एग्जाम में अक्सर फेवरेट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्रोनोलॉजी में आपको उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए। मैप में अगर लोकेशन पता होगी तब आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे हेडिंग इसी के अंदर ही है, आपको अलग से हेडिंग नहीं डालनी। हाँ, एक छोटा पॉइंट सब पॉइंट बना सकते हैं जिसमें आपको ये पता हेडिंग डाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से ऊपर के एरिया में खंभात की खाड़ी में गिरी, लेकिन जो अब इस एरिया में जो पश्चिमी घाट का जो सिरा है, पश्चिमी घाट का सिरा यहाँ गुजरात से होते हुए केरल तक है। गुजरात से केरल तक इसका विस्तार है। तो पश्चिमी घाट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो पश्चिमी घाट से प्रभावित होने वाली नदियां हैं अब उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक करके सबकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो बहुत छोटी है। छोटी होने का क्या कारण है, छोटी होने का कारण होती है दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट का सिरा है, यहाँ पर एक तो आपको पता है ये पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर ढाल है, लेकिन इसका ढाल है जो बहुत तीव्र है। ठीक है ना, बहुत सीधा ढाल है, ऐसे ढाल है। ठीक है ना, तो यहां से ये नदियां तो क्या होगा, छोटी तो है ही है, लेकिन बहुत जल्दी तीव्र गति से अरब सागर में गिरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे जलप्रपात बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं भाई, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं इसमें जल का स्रोत कौन से हैं। जल का स्रोत की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के जल के स्रोत होते हैं। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि यह तो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर तो कोई स्पेशल तो कोई है नहीं। यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियों में तो ग्लेशियर है, दिन रात गर्मियों की वजह से टेम्परेचर बदलने से नदियां चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या सोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट 2 इसके सोर्स कह सकते हैं। जो पश्चिमी घाट की जो नदियों का सोर्स है कि भाई जल का क्या स्रोत है, आप इस प्रकार हेडिंग डाल सकते हैं, दक्षिण पश्चिमी घाट या दक्षिण पश्चिमी घाट के नदियों का स्रोत। तो 2 स्रोत है। एक स्रोत है आपको पता है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है इसके माध्यम से जो पश्चिमी घाट से टकराता है, तो क्या होता है वहां पर खूब अधिक मात्रा में वर्षा करता है। एक स्रोत से ये हो गया, मतलब लगभग जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर रहता है। तो इस दौरान क्या होता है, वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराता है, तो यहाँ पर खूब मात्रा में बारिश करता है। तो एक तो ये कारण हो गया। इसके अलावा दूसरे की बात करें भाई, दूसरा सोर्स क्या है कि भाई ये तो गर्मी की बात होगी, जून से सितंबर के आसपास के क्षेत्रों में। अब बाकी टाइम में दोस्तों आपको पता है ये जो प्रायद्वीपीय भारत के भाग में यहाँ पर बहुत सारी नदियों के द्वारा कटे होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी दरारें ठीक क्या है, दरारें हैं बहुत सारी। तो बहुत सारी दरारें हैं, तो क्या हो गया, तो उन दरारों में क्या आपको पता है कि कुछ जल सिंचित हो जाता है।
तो उन दरारों में जो सिंचित जल है वो शुष्क स्थिति होती है, ठीक है ना, पानी की कमी की स्थिति होती है, उस दौरान इन नदियों में काम आता है। जो दरारों में सिंचित जल है शुष्क मौसम में कहां पर काम आता है? इन नदियों के लिए काम आता है, इसलिए जल की मात्रा बनी रहती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको एक एक करके, ये तो बता दिया मैंने, जो खंभात की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में गिरने वाली थी। तो सबसे पहले आप गुजरात से बात करते हैं। तो गुजरात में दोस्तों दो नदियां हैं, दो नदियां हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है, आपको पता है गुजरात भी पश्चिमी घाट का सिरा है, ध्यान रखना, आपको पता है पश्चिमी घाट का सिरा यहां से होते हुए गुजरात का क्षेत्र भी है। तो गुजरात में दो आप नदियां कह सकते हैं, एक तो है सतरंजी नदी और दूसरी मादर नदी। तो ठीक है, सतरंजी और मादर नदी भी है, ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन कहां पर प्रवाहित हो रही है? यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। सतरंजी और मादर नदी है जो किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। बस ये छोटी नदी है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं सतरंजी नदी किस राज्य से संबंधित है या पश्चिमी घाट से है, किससे संबंधित है, जो भी प्रायद्वीप पठार के कोई भी आपको क्वेश्चन को घुमाकर दे सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, ये तो आगे गुजरात की बात, गुजरात में हम लोग सतरंजी और मादर नदी के बारे में पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है गोवा। तो गोवा की राजधानी आपको पता है इसी नदी के तट पर है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर, ठीक है ना। मांडवी नदी के तट पर है। कौन, किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है जो मांडवी नदी के तट पर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर गोवा में दो नदियां प्रवाहित हो रही है, मांडवी और जुआरी। क्या नाम है? मांडवी और जुआरी। इसकी एक ही विशेषता, ये तो समझ, इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कौन से राज्य से संबंधित है? गोवा से। नदियों का क्या नाम है? मांडवी और जुआरी नदी। मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी, ठीक है ना। तो आप पंडित जी बोल सकते हैं, आप कुछ भी आप अपनी इच्छा हो वो अपना देख लें, ठीक है ना। तो राजधानी आपको पॉलिटिकल मैप में आराम से पढ़ेंगे उसमें। तो ये तो आपको समझ में आ गया, मांडवी और जुआरी नदी। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में। तो कर्नाटक के क्षेत्र में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज तो आपको इसमें कहां पर है? कर्नाटक में दो नदियां बह रही है, मुख्य रूप से शरावती और गंगा वैली। तो शरावती और गंगा वैली का जो विस्तार है कहां से बह रही है? गुजरात से, सॉरी कर्नाटक से। तो कर्नाटक शरावती नदी है जो यहाँ पर दोस्तों एक और जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ठीक है ना। जोग जलप्रपात, इसका एक और नाम की बात करें, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं गरसोपा या महात्मा गांधी। इसे आप जोग भी बोल सकते हैं। आप में ये भी ध्यान रखना है, गरसोपा पर जलप्रपात भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। ये जो किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये आपको समझ में आ गया होगा। जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी के तट पर है या शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। लेकिन जोग जलप्रपात है, तो अब आप इसको किस प्रकार देखेंगे दोस्तों? आपको एक तो बहुत ऊंचा होता है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात अलग होती है। एक जो सीधा गिरता है जलप्रपात, तो विश्व भारत का जो सबसे सीधा गिरने वाला जो जलप्रपात है, ऊंचा सीधे गिरने वाला, मतलब यहां से ये नदी आ रही है और ये सीधे गिर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो ऊंचा है लेकिन सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, मतलब सबसे ऊंचा है और लेकिन सीधा गिरने वाला जलप्रपात की बात करेंगे, उसका नाम आएगा जोग। लेकिन अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? ये जो दोस्तों जोग जलप्रपात है जो सीधे गिर रहा है, मतलब देखिए सीधे यहां पर गिर रहा है, लेकिन ये जो जलप्रपात है जैसे यहां से नदी आई तो इसका क्या गिरने का जो क्षेत्र है यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, तो ये एक प्रकार का ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन ये ऊंचाई पर के साथ साथ सीधे गिरने वाला जलप्रपात है, उसको क्या बोलेंगे? एग्जाम में पूछ लें,
सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात की बात करेंगे तो जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करेंगे तो कुची जलप्रपात। ठीक है, कुची जलप्रपात, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आपको ये 3 नदियां दिख रही होगी, पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। तो पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी कहां प्रवाहित हो रही है? केरल में। कहां गिर रही है? अरब सागर में। मैप में आप अपने एक प्रकार के ऐसा मैप बना लीजिए दोस्त, आपको खूब फायदा होने वाला है। एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा थ्योरी नहीं, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आसपास लिख लीजिए और एक पेज में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैप में जितनी ज्यादा लोकेशन के माध्यम से देखेंगे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी नदी है? पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। ठीक है, लेकिन इसकी एक विशेषता देख लेते हैं। अगर केरल की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तब आपके दिमाग में हो सकता है पेरियार आया, नहीं दोस्तों, भरतपुजा है जो केरल की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पर पेरियार आती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ आपको दोस्तों जो अरब सागर में बहने वाली नदियां थी इनके बारे में मैंने आज के वीडियो में बता दिया। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग, ये तो पश्चिमी घाट की बात होगी, पूर्वी घाट पर जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।